प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 18 प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय भी सांख्यिकी के अंतर्गत ही आता है। प्रायिकता नाम तुम्हारा थोड़ा सुना हुआ होगा पिछली कक्षाओं में। आज इसके बारे में अपन और विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन सुनते हैं, जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफ़ी अधिक है, आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50 है। तो अब इनमें जैसे ये आ रहा है ना, संभवतः, संदेह, संयोग, इनसे अनिश्चितता बनी हुई दिख रही है अपने को। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, मतलब आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्षा का अनुमान लगा रहे हैं। किस आधार पर लगा रहे हैं? अपने पिछले अनुभवों से। कभी अपने को ऐसा पिछले अनुभवों से ये रहे, कभी ऐसा होता है तो वर्षा होती है, तो उसके आधार पर हम अपन ये कहते हैं। तो ये जो प्रायिकता है ना, तो प्रायिकता के अंदर ही ये जो संभवतः वाली, जैसे ये अनिश्चितता वाली बातें होती है, इनका हम संख्यात्मक रूप से मापन करते हैं। मतलब ये कि कोई भी घटना हो रही है तो अपने को जो उसके बारे में जो पूर्व अनुभव और परिस्थितियां, जो जानकारी अपने हैं, उसके बारे में उसका उपयोग करते हुए हम भविष्य की संभावनाओं का पता लगाते हैं। तो किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं और परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता लगाने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता की व्युत्पत्ति एक जुए का खेल है, जुआ खेलते हैं ना, उससे हुआ था। लेकिन आजकल इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है भौतिक विज्ञान में, वाणिज्य में, जैविक विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान लगाना आदि क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। प्रायिकता प्रायिकता की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी। 1654 में शेवेलियर डी मेरे नामक का एक जुआरी था। तो उसको पास से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर एक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ब्लेज पास्कल। तो उनके पास गया, कभी ये पासा है, पासे में कैसे मैं अपनी इच्छानुसार वो लाऊं, इस तरीके की कुछ समस्याओं को उनके सामने रखा। तो पास्कल को भी इसको हल करने में रुचि आने लगी। तो एक अन्य फ्रांसीसी गणितज्ञ और थे, पियरे डी फर्मा। तो उन्होंने उनसे भी इस बारे में बात की। तो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया और प्रायिकता का सिद्धांत देने की कोशिश की। और इस विषय पर पहली पुस्तक इतालवी गणितज्ञ जे कार्डन ने लिखी। 17वीं शताब्दी में उद्योगपति थे उस समय के, और व्यापारी थे ना, तो वो चाहते थे कि उनका जो व्यवसाय है, तो उनके पूर्व परिणाम व्यवसाय में कमाने के जो पूर्वानुमान उनको पता लगे, जिससे वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो उन्होंने इसके लिए गणितज्ञों की, मतलब उन्होंने अपने गणितज्ञों के सामने ये समस्या रखी। तो गणितज्ञों ने उन समस्याओं के समाधान हेतु गणितीय विधियों का विकास किया और ये गणित की शाखा उत्पन्न हुई, जिसे प्रायिकता के माध्यम से अध्ययन। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोपलास, गॉस, बर्नौली आदि गणितज्ञों ने इस सिद्धांत का विकास किया। और 20वीं शताब्दी में आर.एस. फिशर और कार्ल पियर्सन जैसे गणितज्ञों ने और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और आधुनिक युग में प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के संबंध में निर्णय के लिए किया जाता है। जैसे किसी राज्य या देश का बजट बनाना हो, बीमा कंपनियों में, संयोग आधारित खेलों में, कृषि, अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक अनुसंधान, सैनिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्धारण करने में आदि क्षेत्रों में प्रायिकता का उपयोग व्यापक रूप से किया
जा रहा है। प्राप्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी थोड़ी बहुत है। जैसे तुमने सुना होगा, जैसे सिक्का उछालना। सिक्का उछालते हैं तो अपने पास क्या आ सकता है, या तो चित्त आएगा या पट, हेड आएगा या टेल, दो ही संभावनाएं हैं। प्रायिकता में इस छोटे से उदाहरणों से शुरू किया गया। तो सबसे पहले प्रायिकता की बात करें तो पहले अपन प्रायिकता का एक प्रायोगिक दृष्टिकोण से बात करते हैं प्रायिकता की, है ना। तो प्रायोगिक दृष्टिकोण से लिए क्या है, तुम भी करोगे ये प्रयोग। भाई एक सिक्का लो, है ना, उसको 10 बार उछालो, फिर एक सारणी बनाओ कि भाई पहली बार उछला क्या आया, चित्त आया, पट आया, ठीक है। फिर दूसरी बार उछालो, फिर तीसरी बार, ऐसे सब लिख लो। फिर सारणी में देखो भाई भाई 10 बार उछाला तो चित्त कितनी बार आया और पट कितनी बार आया। तो कुल कितनी बार उछाला उसको तो लिखो नीचे, और कितनी बार चित्त आया तो उसको लिखेंगे ऊपर। तो वो चित्त आने की प्रायिकता अपने को प्राप्त होगी। ये तो हो गए 10 बार उछाला। ऐसे अपन उछालने बढ़ाते जाते हैं, है ना। कि जैसे 10 गए तो उसकी जगह उछाले 20 कर दी, 30, 100 कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो। तो ज्यों ज्यों अपन उछालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो अपने को लगभग उछाले यूं के बराबर प्राप्त होंगे। जितने चित्त आएंगे उतने ही बार पट आता है। मतलब प्रायिकता अपने को प्राप्त होगी 1/2। जितने उछलोगे, जैसे 1000, 10,000 बार उछलोगे ना तो 5,000 बार चित्त आएगा और 5,000 बार ही पट आएगा। ये है प्रायिकता का प्रायोगिक दृष्टिकोण। अब जैसे एक पासे की बात करें, पासा आप जानते हो, पासा घनाकार होता है। इसके सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, 6 फलक होते हैं, और 6 फलक पे अलग अलग अंक लिखे होते हैं या बिंदु लिखे हुए, जैसे 1 बिंदु 1, 2 बिंदु 2 को निरूपित, 3 बिंदु, ऐसे 6। अब इसको पासे को फेंकेंगे तो एक में से 6 से बीच में कोई भी अंक आ सकता है। तो इसको जितनी बार बार फेंकेंगे और उसको लिखते जाएंगे। जितना अपन पासे की संख्या फेंकने की बढ़ाते जाएंगे तो ये अंकों को आने की संभावना सब बराबर होती जाएगी। मतलब 1 आएगा तो उसकी प्रायिकता 1/6 ऐसे अपने को प्राप्त होगी। मतलब सब अंक आने की संभावना क्या होगी, बराबर बराबर होती जाएगी उछालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो हुआ प्रायिकता का एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। इसको आप भी कर देख सकते हैं ये प्रयोग। अब आते हैं अपन इसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। इसके लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण के लिए अपने को कुछ परिभाषाओं की जरूरत, उनको पहले समझ लेते हैं। परिभाषा पहली है यादृच्छिक प्रयोग। जैसे एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो और प्रयोग के विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, यादृच्छिक प्रयोग। जैसे सिक्के का उछालना, ये यादृच्छिक प्रयोग है। कैसे है कि जैसे अपन ने सिक्का उछाला, ठीक है, तो इसके परिणाम अपने को पता है कि या तो चित्त आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। लेकिन चित्त आएगा या पट आएगा इसको अपने उसका निश्चित अनुमान अपन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए सिक्के का उछालना क्या है, यादृच्छिक प्रयोग है। दूसरी परिभाषा है अभिप्रयोग एवं घटना। तो किसी भी संदर्भ का कोई भी प्रयोग लिया तो उसके कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, तो वह कहलाएगा अभिप्रयोग। और इसके संभावित परिणाम क्या कहलाएंगे, घटना। जैसे सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालना तो हो गया अभिप्रयोग, और चित्त या पट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो ये कहलाएगा घटना। तो चित्त या पट आना तो है घटना, और सिक्के को उछालना कहलाएगा अभिप्रयोग। निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां, ये बहुत काम की चीज है। निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां, जैसे किसी अभिप्रयोग में सभी जो समस्त परिणाम है,
वह उसकी कुल स्थितियां या निशेष घटनाएं कहलाएगी। ठीक है, कोई भी अभिप्रयोग किया जैसे सिक्का उछलना। ठीक है, तो अब उसमें क्या आ सकता है, या तो चित्त आएगा या पट। कुल कितनी स्थितियां हो गई, 2। तो निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां कहलाएगी 2। ठीक है, अनुकूल घटनाएं या स्थितियां, तो किसी प्रयोग में उन परिणामों की संख्या जिसमें वह विशेष घटना घटित होती है तो वह विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां कहलाती है। जैसे सिक्के को उछालना। ठीक है, यह भी प्रयोग है। अब यह चित्त या पट आएगा तो 2 स्थितियां बन रही है, तो निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां कितनी होगी, 2। अब मैं कहूँगा चित्त आने की, तो चित्त आने की अनुकूल स्थिति क्या है, एक बारी आ सकती चित्त, तो अनुकूल स्थितियां हो गई 1। ऐसे ही पासे की बात करें तो पासे को फेंकेंगे तो इसकी कुल स्थितियां क्या होगी, 6। 1 2 3 4 5 6, कोई भी अंक आ सकता है, तो कुल स्थितियां हो गई 6। लेकिन अपने को कहे भी सम अंक आना चाहिए, तो सम अंक कौन कौन से हैं, 2 4 6, यही तो आएंगे पासे पे, है ना। तो सम अंक कितने हो गए, 3, तो अनुकूल स्थितियां इसकी हो गई 3। अब आते हैं इसका सूत्र की बात करते हैं, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा। अपन इसकी प्रायोगिक दृष्टिकोण से भी इसको देखा और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से। अब इसको अपन जो संभावनाओं की जो बात करी थी उसको अंक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो प्रायिकता की गणितीय परिभाषा क्या होगी, जैसे कोई भी घटना ए है ना, तो घटना ए की प्रायिकता को अपन लिखेंगे पी ए। ये निकालेंगे ए की अनुकूल स्थितियां बटा ए की कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियों को तो बटा के नीचे लिखना है और अनुकूल स्थितियों को ऊपर लिखना है। अपन इसको यूं देखें कि भाई कोई भी सिक्का उछला, अभी प्रयोग हो गया। अब इसमें अपने क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, चित्त या पट। तो कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 2, तो 2 को लिखेंगे बटा के नीचे। ठीक है, अब अपने को चाहिए घटना ए घटना मतलब चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त ए एक बार ही आएगा, तो अनुकूल स्थितियां क्या हो गई, 1, तो उसको ऊपर लिखेंगे, तो चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगर पूछे पट आने की प्रायिकता तो वो भी क्या हो जाएगी, 1/2। इसको अगर पासे के लिए देखना चाहें तो पासा फेंकेंगे तो कितने अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो कुल स्थितियां क्या हो गई, 6। अब कहे भी सम अंक आना चाहिए, तो सम अंक कौन कौन से हैं, 2 4 6, तो कितने हो गए, 3। तो अनुकूल स्थितियां 3। तो सम आने की घटना कौन सी हो गई, ये सम आने की प्रायिकता। पासा फेंकना तो हो गई अभिप्रयोग और घटना हो गई सम आना, तो सम आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6। 3 और 6 दोनों 3 से भाज्य है, 3 से कट जाएंगे ये, तो 1/2। इस तरीके से अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और समझनी है कि जैसे घटना निश्चित हो, है ना, जैसे पासा फेंका, अब मैं कहूँ कि भाई 7 से छोटा अंक पाने की प्रायिकता, तो अब कितनी भी बार फेंक लो हमेशा 7 से छोटा अंक ही आएगा। तो वो क्या है, निश्चित घटना, ये तो होना ही है। पासा फेंको तो 7 से छोटा अंक तो आएगा ही आएगा ना। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी, निश्चित घटना। तो इस स्थिति में क्या होगा, कुल स्थितियां भी 6 और अनुकूल स्थितियां भी 6, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/6 अर्थात 1। तो मतलब निश्चित हो घटना का होना तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। ठीक है, अब ऐसे हो एक कभी घटना होना असंभव हो, जैसे पासा फेंका, अब मैं कहूँगा 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब 6 से बड़ा अंक आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, है ना। तो ये घटना क्या कहलाएगी,
असंभव घटना, ये संभव नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कुल स्थितियां तो हो जाएगी 6 और अनुकूल स्थितियां हो जाएगी 0। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0। इससे अपन ये भी एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। मतलब प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना, और 0 से अधिक ही होगा या 1 से कम ही होगा। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसे कोई पूछे भी घटना एक घटित नहीं होने की प्रायिकता, ये तो होने की प्रायिकता घटना है। अब अपने से पूछे भी घटना एक घटित न होने की प्रायिकता, इसको P ए के ऊपर बार लगा के लिखेंगे, ऐसे व्यक्त करेंगे जैसा आप देख रहे हैं ये P ए बार। इसमें अपन लिखेंगे घटना ए की प्रतिकूल स्थितियां बटा घटना ए की कुल स्थितियां। अपन इसको यूं भी निकाल सकते हैं, घटना ए घटित न होने की प्रायिकता, और अपन जानते हैं कि प्रायिकता एक होती, एक में से घटना घटित होने की प्रायिकता को घटा देंगे। एक में से घटना घटित होने की प्रायिकता घटाने पर अपने को घटना ए घटित न होने की प्रायिकता प्राप्त होगी। तो ये संकेतन भी अपने को ध्यान रखना है। घटना ए घटित होने की प्रायिकता को तो लिखेंगे P कोष्टक में A, और घटना घटित न होने की प्रायिकता को लिखेंगे P कोष्टक में लिखेंगे A के ऊपर बार लगा के। ठीक है। आओ अब अपन प्रश्नमाला 18.1 का एक प्रश्न करके देखते हैं। 18.1 का पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। सबसे पहले अपने को जैसे सूत्र में जरूरत पड़ेगी अनुकूल स्थितियां और कुल स्थितियां। घटना कौन सी है, 4 से बड़ा अंक आना। अभिप्रयोग क्या है, पासा फेंकना। तो पासा फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 अंक आ सकते हैं, है ना। तो कुल स्थितियां क्या हो जाएगी, 6। पासा फेंकने पर कुल स्थितियां 6। ठीक है। और 4 से बड़े अंक कौन से हैं, 5 और 6। तो घटना की कुल स्थितियां हो गई 6, क्योंकि पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक आ सकते हैं। अब 4 से बड़े अंक क्या है, 5 और 6। तो घटना की अनुकूल स्थितियां हो गई 2। प्रायिकता की सूत्र अपने पास प्रायिकता होता है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थितियां तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां 2, कुल स्थितियां 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/6। और 2 और 6 2 से भाज्य है, तो 2 से कट रहे मतलब, तो अपने को प्राप्त होगा 1/3। तो हमें प्राप्त हुआ 4 से पासा फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3। आज हम एक पासे को फेंकने पर आधारित प्रश्नों को ही देखते हैं। तो अब मैं आपको गृह कार्य के रूप में कुछ ये पासे पर आधारित प्रश्न दे रहा हूँ। इनको आपको इनकी प्रायिकता निकाल कर बताना है। आपको ज्ञात करना है एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, भाज्य अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 6 से
बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें वही है, कुल स्थितियाँ और अनुकूल स्थितियाँ निकाल के सूत्र के द्वारा अपने को इनकी प्रायिकता बतानी है। इसके साथ ही 18.1 प्रश्नमाला का ये दूसरा प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। इस पर थोड़ा विचार करना है आपको, ये भी गृह कार्य का रूप ही है। तो कुल मिला के ये है कि एक सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो कुल स्थितियाँ कितनी होगी, और फिर दोनों बार चित्त आवे उसके अनुकूल स्थितियाँ कितनी होगी, कौन कौन सी होगी, इसके बारे में सोचना है। अब अपन कल इसके बारे में और ज़्यादा सवाल करेंगे। इस प्रश्नावली में अपने पास एक तो सिक्के के उछालना या 2 सिक्के उछालना या एक सिक्का 2 बार उछालना, सिक्के के उछालों पर अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। एक पासा फेंकना, एक पासा फेंकने के, 2 पासे फेंकने के, इस तरह के हैं। फिर इसमें और आते हैं ताश। तो अपने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे।